नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कीर्तिमान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रहना था। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को 3 महीने आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3,270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा और इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। वहीं रूस यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है। जैसे जैसे जंग लंबी खिंच रही है, रूसी सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है और वो हर हाल में घर वापसी चाहते हैं। वहीं नाराज सैनिक अपने सीनियर ऑफिसर पर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूसी कर्नल को उनके ही सैनिकों ने टैंक से कुचलकर मार दिया। मृतक कर्नल यूक्रेन युद्ध में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि विद्रोही सैनिकों ने अपने कमांडर 37वीं मोटर राइफल ब्रिगेड के यूरी मेदवेदेव पर जानबूझकर टैंक चढ़ा दिए। इस हफ्ते की शुरुआत में सामने आई तस्वीरों में कर्नल मेदवेदेव को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया था। आपको बता दें कि कमांडर के पैर पर टैंक चढ़ गया था, लेकिन वह बचने में कामयाब रहे। अब पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि गंभीर चोटों के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 1 महीने का समय बीत चुका है और इस युद्ध में अब तक हजारों सैनिक और सैकड़ों टैंक, फाइटर जेट गंवा चुकी रूस की सेना ने संकेत दिया है कि वो अब इस लड़ाई को अपना प्लान बदल रही है। और अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने अनुमान जताया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सैन्य हमले रोक दिए गए हैं और अब रूस देश के अन्य हिस्सों में हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर शुक्रवार को बताया कि ऐसा लग रहा है कि रूस कम से कम फिलहाल के लिए कीव पर कब्जा करने के लक्ष्य के बजाय यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में कब्जा करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस को हैकर्स ने बड़ा झटका दिया है। ओनोमिनस नामक हैकिंग ग्रुप से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट ने यह दावा किया है कि उन्होंने रूस के सेंट्रल बैंक को हैक किया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले 48 घंटे में करीब 35,000 गुप्त दस्तावेज भी सार्वजनिक करने की चेतावनी दी। रूस पिछले करीब 1 महीने से यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और इस दौरान यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना ने गोलाबारी से काफी नुकसान पहुंचाया है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा भी कर चुका है। रूस ने 1 महीने पहले जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था, उसके कुछ ही देर बाद हैकर्स के इस ग्रुप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ साइबर वॉर का ऐलान किया था। वहीं इसके बाद फरवरी के अंत में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर कहा कि जल्द ही आप दुनिया के हैकर्स के प्रकोप को महसूस करेंगे। वहीं 31 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख दुनिया को चौंका रहा है। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडो पैसिफिक डायरेक्टर मिराराप हूपर ने कहा कि हम भारत को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाली सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा था। भारत के साथ चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में सावधानी पूर्वक और ऐसा रुख अपनाते हैं जो विचारों पर आधारित होता है। हम निंदा प्रस्ताव पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन अपने हित देखते हुए फैसला करेंगे। इसी हफ्ते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया न्यूलैंड ने नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में यूक्रेन की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। यूएन में भारत के वोटिंग बायकॉट से परेशान अमेरिका लगातार कूटनीति के जरिए भारत को साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को भी तेल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे हो गई है और डीजल की बात करें तो डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। और इससे पहले 22, 23 और 25 मार्च को 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। 137 दिनों तक तेल की कीमतें स्थिर रही थी। वहीं फरवरी के महीने में पिछले 5 दिन महंगाई को बढ़ाने वाले रहे। 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हिजाब का विवाद अब कर्नाटक के बाद मुंबई तक पहुंच गया है। मुंबई से सटे विरार के एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज प्रबंधन ने उसके साथ बदसलूकी की है। प्रिंसिपल के दाव के बाद विरार पुलिस वीवी कॉलेज के लॉ कैंपस में पहुंची थी और मैनेजमेंट से तहकीकात और पूछताछ की थी। आपको बता दें कि लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रही बैतुल हमीद ने कहा कि वह वहां असहज महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि उनके कॉलेज में दाऊदी बोहरा समुदाय की भी बहुत सारी छात्राएं पढ़ती हैं और वे भी हिजाब पहनती हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर भाजपा विधायक नितेश राणे ने शुक्रवार को विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए। राणे ने कहा कि उनके हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान ठाकरे सरकार ने उन्हें अस्पताल में मारने की योजना बनाई थी। दिसंबर 2021 में एक शिवसेना कार्यकर्ता के पिटाई से जुड़े मामले में नितेश राणे ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया था और इसके बाद उन्हें 18 फरवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इस बीच अचानक 8 फरवरी को उनकी तबीयत खराब हुई और इसी दिन उन्हें कोल्हापुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। नितेश राणे ने शुक्रवार को कहा कि मैं आज सदन में गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे कोल्हापुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान एक डॉक्टर आया और मुझसे कहा कि मेरी हेल्थ को देखते हुए जल्द से जल्द सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी कराना होगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत है। मुझे पता था कि मेरा बीपी लो है, लेकिन सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी के बहाने कुछ ऐसी दवा देने की योजना थी जिससे मेरी मौत हो सकती थी। वहीं आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, वहीं चेन्नई की कमान रविंद्र जडेजा के हाथ में होगी। वहीं आईपीएल के 15वें सीजन का आज आगाज हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 29 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से है। वहीं पिछले कुछ सालों से कमजोर टीमों में गिनी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल की सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी है। शानदार बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाजों के साथ ऑलराउंडर खिलाड़ियों से भरपूर राजस्थान की टीम इस बार आईपीएल की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। राजस्थान के पास सभी टॉप टीमों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडियन के भी खिलाड़ी और राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी कमजोरी रही उनकी गेंदबाजी। इस बार आईपीएल में सबसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप बनकर उभर सकती है। आईपीएल इतिहास में पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने 4 ऐसे भारतीय गेंदबाजों को टीम में लिया है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसी टीम है जिसके सभी संभावित गेंदबाजी विकल्प इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।